जय हिंद दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। जीके जीएस का एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। हम लोगों ने जैसे सोच के जिस मुहिम के साथ इस क्लास को शुरू किया था, वो मुहिम हमारी सार्थक होती दिख रही है। काफ़ी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं दिल्ली पुलिस के, उसमें बहुत सारे प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे देखने को मिले हैं। पैट की परीक्षा में भी बहुत सारे प्रश्न आए थे। जिस उद्देश्य से हम लोगों ने ये प्रैक्टिस सेट शुरू किया था, वो बहुत कारगर और बच्चों के लिए रामबाण सिद्ध हो रहा है। ठीक है, अगर आप भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस आनी है, तो ये क्लास आपके लिए ही है। आप एक एक प्रश्न, एक एक फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसा है, एकदम छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसको कहीं भी आप परीक्षा में ये आपको कम से कम 1 नंबर देके जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि चोल अभिलेखों के अनुसार जो जैन सभाओं को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। देखिए, चोल अभिलेखों के अनुसार तो चोल साम्राज्य में जो जैन सभाएं होती थी, मतलब ये चोल अभिलेख हैं तो चोल साम्राज्य की बात कहेंगे। तो कह रहे हैं कि जैन सभाओं को जो भूमि दान में दी जाती थी, उसको क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए वेल्ला वगाई ये भी भूमि है जो कि किसको दान में दी जाती थी। ये गैर ब्राह्मण को दी जाती थी ये भूमि। ध्यान रखिएगा, ये वाली बेल्ला वगाई ये गैर ब्राह्मण को दान में दी जाने वाली भूमि है। ठीक है, साला भोग ये विद्यालय को दान में दी जाती थी, विद्यालय के लिए। ध्यान रखना, विद्यालय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यालय के लिए जो भूमि दान में दी जाती थी उसको कहा जाता क्या, साला भोग। पल्ली छादन, जी हाँ, यही हमारे प्रश्न का आंसर है, पल्ली छादन। ये जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे, पल्ली छादन। ये भी महत्वपूर्ण है। ब्रह्मदेया, इससे नाम से ही पता चल रहा है ये किसको दी जाती थी, ये बेटा ब्राह्मणों को जो दान में दी जाने वाली भूमि थी उसको क्या कहते थे, ब्रह्मदेया। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है। मतलब जो पाल वंश था, बताना है कि हमें ये भारत के किस हिस्से में राज करता था या किस हिस्से से संबंधित है, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या उत्तरी। तो आपको पता होगा पाल वंश कहाँ है। पाल वंश की स्थापना किसने की थी, पहले तो आप ये बताइए। पाल वंश का संस्थापक कौन था, स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी बेटा गोपाल ने। अब याद आया, गोपाल। और ये इसने कहाँ पे थे पाल वंश, ये थे बिहार। पाल वंश कहाँ था, बिहार में और बंगाल में बेटा, बिहार और बंगाल और बिहार। अभी का बिहार बंगाल नहीं है, पहले ये बिहार में बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, उड़ीसा भी इसी में आता था, झारखंड भी इसी में आता था। और बंगाल में सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि पूर्वोत्तर का भी बहुत सारा हिस्सा बंगाल में आता था। इसलिए अब ये कौन से क्षेत्र हो जाएंगे, भारत के पूर्वी क्षेत्र। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, पूर्वी क्षेत्र। आगे चलते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ से 3 फैक्ट पूछे जाते हैं, 3 डेट पूछी जाती हैं। बिल्कुल हम आपको सच बता रहे हैं, ये प्रश्न कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कभी पूछा जाता है जो विद्रोही सैनिक थे ये मेरठ से दिल्ली कब गए, कब इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। और एक डेट पूछी जाती है कब इन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह सेकंड इनको सम्राट घोषित किया। ये 3 डेटें होती हैं। तो बेटा ध्यान रखना, 10 मई 1857 को ये जो विद्रोही सैनिक थे ये मेरठ से निकले। ये भी पूछा जाता है कब निकले, तो मेरठ से 10 मई को निकले। ठीक है, 11 मई को कब्जा किया दिल्ली पर। 11 मई को दिल्ली के किले पर कब्जा किया, दिल्ली पर कब्जा। ये भी डेट पूछी जाती है। ठीक है, और एक डेट पूछी जाती है बेटा 12 मई को सम्राट घोषित।
सम्राट घोषित। ठीक है, ये 3 डेटें कई बार परीक्षा में पूछी गई। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, सम्राट घोषित। यहाँ पे हमें बताना है कि सम्राट किस तिथि में घोषित किया, तो हमारा होगा आंसर कब, 12 मई। अगर पूछे दिल्ली के किले पर कब्जा कब किया, तो आंसर होगा 11 मई। तो इस प्रश्न का आंसर क्या है हमारा, 12 मई 1857, ये सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन में, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बताना है कि दमन के दौरान ब्रिटिश अधिकारी हैवलॉक को जानते हैं हम, ये वही हैवलॉक है जिसने कानपुर में 1857 की क्रांति का दमन किया था या विद्रोह को दबाया था। ये बहुत ही निर्मम था, है ना। इसने कानपुर में बहुत बुरी तरीके से 1857 की क्रांति का दमन किया था। ये हिंदुस्तानियों से बहुत नफरत करता था। इसने यहाँ पे कानपुर में इतनी बड़ी मात्रा में नरसंहार किया था कि एक दिन में 6000 से ज़्यादा लोगों को इसने मौत के घाट उतारा था। और ये इतना निर्दयी था और इतनी नफरत थी हिंदुस्तानियों के लिए इसके दिल में कि ये उनकी लाश, इनकी बॉडी से, उनके शरीर से मरने के बाद भी उनके शरीर को बहुत ही बर्बरता करता था उनके साथ। और जो हिंदू होते थे उनको दफनाता था ये, और जो मुसलमान होते थे उनको जलाता था, उनकी चिता जलाता था, जो हैवलॉक है। अब इसको बताना है कि ये जो हैवलॉक है ये कहाँ मारा गया था, मतलब किस जगह विद्रोह दबाने में मारा गया था। ये कानपुर में तो सफल हुआ था विद्रोह दबाने में, फिर इसको भेजा गया था बेटा लखनऊ में ये विद्रोह दबाने के दौरान मारा गया था। इसके साथ एक और साथी था इसका, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है हेनरी लॉरेंस। इन दोनों की मृत्यु हुई थी लखनऊ में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चल। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह या विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध की संज्ञा दी। ये अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। बताइए इनमें से किस विद्वान ने इसकी संज्ञा दी। बीडी सावरकर ने, बीजी तिलक ने, आरसी मजूमदार ने या एसएन सेन ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेटा बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम नियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा है। बाकी आरसी मजूमदार, इन्होंने भी कहा, इन्होंने 1857 के विद्रोह के लिए कहा, ना तो ये पहला था, ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा, आरसी मजूमदार ने। एसएन सेन, ये सरकारी, अभी पढ़ाया था, ये सरकारी इतिहासकार थे, सरकारी इतिहासकार थे ये। और इन्होंने कहा था ये एक धार्मिक लड़ाई के रूप में शुरू हुआ था और राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में समाप्त हुआ। ठीक है, ये इन्होंने कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, क्षैतिज, लंबवत, गोलाकार या अंडाकार। बताना है जैसे ये जो सूर्य है पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है, तो इसका पथ कैसा है, गोलाकार है, लंबवत है, क्षैतिज है या अंडाकार है। तो आपको बता दें ये अंडाकार है बेटा, मतलब पूरी तरह से गोल नहीं है, अंडे की आकृति का है, थोड़ा लंबा ऐसे। ठीक है, ये है पृथ्वी का घूर्णन का इस तरीके से पथ। ये देखिए इस तरीके से पृथ्वी रोटेट करती है यहाँ पे चारों तरफ। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, अंडाकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। बताना है आपको भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है, मैकमोहन, डूरंड, रेड क्लिफ या पाकजल डमरू। तो भारत और चीन के बीच सीमा कौन सी है बेटा, मैकमोहन रेखा। प्रश्न ये है कि कब इसको स्थापित किया गया, तो इसका जवाब होगा बेटा 1914 में। किसके तहत, शिमला समझौता के तहत, शिमला समझौता के तहत इसको स्थापित किया गया था 1914 में। ये डेट पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा 1914। ठीक है, डूरंड ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, भारत और
भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और इसकी स्थापना हुई थी बेटा 1893 में। ये डेट ध्यान रखिएगा, डेट पूछी जाती है। इस रेखा की कब स्थापित हुई थी? 1893 में। रेड क्लिफ ये कहाँ है बेटा? ये है भारत और पाकिस्तान के बीच। जो रेड क्लिफ है ये कहाँ है? ये है भारत और पाक के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। पाक जलडमरू ये है भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच। ये सीमा रेखा नहीं है, ये जल संधि है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? जल संधि, जल संधि है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों तक सेवा आवश्यक है? मतलब अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो आपको उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक जज होना जरूरी है? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष या 7 वर्ष? देखो बेटा, अगर बात उच्च न्यायालय में जज की है, न्यायाधीश की है, तो ये समय होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष तक अगर आप न्यायाधीश हैं, क्या बेटा? न्यायाधीश, तब आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। या फिर आप 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं। वकालत कितना? उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक, या फिर आप वकालत करें। इन दोनों में से कोई एक शर्त आप फॉलो करते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जज बन सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बताना है कि जो कृत्रिम वर्षा होती है इस पे बादलों पर एक रसायन छिड़का जाता है भाई, एक रसायन छिड़का जाता है दोस्तों। तो इसमें बताना है कि जो रसायन छिड़का जाता है, कौन सा रसायन छिड़का जाता है कृत्रिम बारिश में? कृत्रिम बारिश के लिए बादलों पर कौन सा रसायन छिड़का जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर फ्लोराइड? अच्छा, ये फ्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर आयोडाइड है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कृत्रिम बारिश के लिए सिल्वर आयोडाइड। इसका छिड़काव करते हैं बादलों पर कृत्रिम बारिश के लिए। बाकी सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है फोटोग्राफी में इसका प्रयोग होता है। इसको भी ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। आगे चलते हैं। इनमें से दक्षिण एशियाई देश में से कौन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? अच्छा, बताना है जो दक्षिण एशियाई देश हैं इनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस में है? नेपाल, पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बेटा देखते हैं तो नेपाल की जनसंख्या घनत्व है 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये नेपाल का है। पाकिस्तान का कितना है बेटा? पाकिस्तान का है बेटा यहाँ पे 311 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और भारत का कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का है 382 और श्रीलंका का कितना है बेटा? 333, ठीक है। ये है चारों देशों के। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका होगा? भारत का, अपने भारत का, ठीक है। चलिए, धौलपुर पावर परियोजना आधारित होती है या है? जो धौलपुर पावर परियोजना है ये क्या है? विद्युत निर्माण की इकाई है। ये विद्युत निर्माण की इकाई, इसमें बताना है कि इसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? लिग्नाइट का, पानी का, सौर ऊर्जा का या गैस का? तो आप बता दें, इसमें ईंधन के रूप में गैस का प्रयोग करते हैं। और ये धौलपुर पावर प्रोजेक्ट या जो परियोजना है ये है बेटा राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान। ये कहाँ पे? राजस्थान में है, इसको भी ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी किस सन में स्थापित हुई? जल विकास एजेंसी, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है नदियों के विकास के लिए कार्य करना। जैसे कोई हिमालयी नदी है या प्रायद्वीपी नदी है तो उसके विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसका विकास हो, साफ सुथरा करें, ये इसी का काम होता है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का। इसकी स्थापना बेटा हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। अभी हाल ही में ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सा राज्य
कौन सा राज्य उत्तर पूर्व राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो जो उत्तर पूर्व में जो अपने 7 राज्य हैं जिसको हम 7 सिस्टर कहते हैं बेटा, उनमें से बताना है कौन सा राज्य है जो इसका हिस्सा नहीं है या इनका भाग नहीं है। मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। तो बेटा 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता। इसका सही जवाब क्या है बेटा? सिक्किम। कौन कौन से 7 राज्य आते हैं? एक तो आता है असम, असम पहले नंबर में, ठीक है। दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एक और है मिजोरम, मिजोरम है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हो गए 5। 2 राज्य और हैं। 2 राज्य में से एक है मणिपुर, मणिपुर, और एक है कौन सा बेटा? नागालैंड, नागालैंड। ये 5 राज्य हैं, ये 7 राज्य हैं, ठीक है। 4 ये हैं, 5, 6 और 7, ये 7 सिस्टर ये है। अक्सर पूछा जाता है, इसमें सिक्किम दिया जाता है, लगता है कि ये तो 7 सिस्टर का हिस्सा होगा, नहीं होता है ये नहीं है। या ऑप्शन में आपको पश्चिम बंगाल दे देंगे सिक्किम की जगह। तो ध्यान रखना यही प्रश्न बनता है, या तो ऑप्शन में सिक्किम देते हैं जो कि नहीं है, या पश्चिम बंगाल देते हैं। यही पूछा जाता है प्रश्न, कई बार ये परीक्षा में इस तरीके से पूछा गया है बेटा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को, केरल को, मध्य प्रदेश को या राजस्थान को? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब। अच्छा प्रश्न है, भारत का कोहिनूर। आपको बता दें कोहिनूर कहा जाता है और यहाँ से कोहिनूर हीरा भी मिला है, यहाँ से कोहिनूर हीरा भी मिला है। और किस खान से मिला था कोहिनूर हीरा? बताइए कमेंट में, बताइए कोहिनूर हीरा किस खान से मिला था। और ये इस प्रश्न का सही जवाब है बेटा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे विशेष प्रकार की चट्टानें और खनिज पाए जाते हैं। इस वजह से आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से कोहिनूर हीरा भी मिला था किस खान से? गोलकुंडा की खान से। गोलकुंडा की खान से कोहिनूर मिला था, ध्यान रखिएगा, कोहिनूर। और इस राज्य को भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारत का पहला भारतीय कौन था? वह पहला भारतीय कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष हुआ? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका अध्यक्ष कौन हुआ? बताइए इसका अध्यक्ष बताइए, इनमें से कौन हुआ? 4 ऑप्शन है दिए गए हैं आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आप बताना है, आपको बताना है। स्थापना कब हुई थी बेटा? ये हुई थी 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है मुख्यालय, जो कि कहाँ है? नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसमें से भारतीय था जो इसकी अध्यक्षता किया था, वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्षता की है। और ये सन 1985 से 88 तक अध्यक्ष रहे हैं इसके, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट का कप्तान कौन था? बताना है कि जो प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट की टीम थी उसका कप्तान कौन था? लाला अमरनाथ के बारे में जानते हैं? ये पहला इन्होंने क्या किया था? पहला इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया था। शतक किसी भी भारतीय का पहला शतक था ये टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। और बाकी ये I.A. पटौदी ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। I.A. पटौदी, इनका पूरा नाम हम आपको बताएं। इनका पूरा नाम है इख्तियार, क्या नाम पूरा? इख्तियार अली खान। ये पटौदी यहाँ इनका एक साम्राज्य था, उसके ये नवाब थे। और ये कौन से नवाब थे बेटा? 8वें नवाब थे। इन्होंने भारत के लिए भी क्रिकेट खेला था और इंग्लैंड के लिए भी क्रिकेट खेला था। इनके पुत्र थे जो 9वें नवाब थे, 9वें नवाब
9वें नवाब, इनका नाम था मंसूर अली खान। ये भारत के क्रिकेटर, भारत के लिए इन्होंने क्रिकेट भी खेली और कप्तान भी रहे, भारतीय टीम के कप्तान रहे। बाकी जो 10वें नवाब हैं वो आज भी हैं, आप सब लोग उनको जानते हैं। 10वें नवाब कौन है बेटा? इनके पुत्र सैफ अली खान। समझ रहे हैं? सैफ अली खान के दादाजी हैं, पटौदी के नवाब। सीके नायडू, ये क्रिकेटर थे जिनके नाम से आज क्रिकेट की ट्रॉफी भी है, कप भी है। यही क्रिकेट टीम के कप्तान थे, टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान थे ये सीके नायडू। पहले कप्तान सीके नायडू थे। गुलाम अहमद, ये कौन थे? ये भी गेंदबाज थे, भारतीय टीम के गेंदबाज थे ये, गेंदबाज बेटा, ठीक है। और जो बाद में बीसीसीआई के सचिव बने, बाद में, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है किस तारीख में? विश्व मलेरिया दिवस 10 अप्रैल, 28 जुलाई, 25 अप्रैल। अच्छा प्रश्न है। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल। इस वर्ष की थीम क्या है इसकी? ये बहुत पूछी जाती है। तो इस वर्ष की थीम है बेटा, मलेरिया से लड़ने के लिए तैयार रहें। मलेरिया से लड़ने के लिए, यह महत्वपूर्ण है, तैयार रहें, ये है इसकी थीम, ठीक है। 10 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये 10 अप्रैल को भी महत्वपूर्ण दिवस है, विश्व हेमोपैथी दिवस, ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा जाता है। 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा प्रश्न था, यहाँ से 3 फैक्ट क्लियर हुए। आगे चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया, क्या रख दिया गया, बताइए। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार था, इसको 2021 में नाम बदला गया इसका, ठीक है। 2021 में नाम बदला गया और अब इसका नाम कर दिया गया है बेटा मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? स्थापना आपको बतानी है इसकी कब हुई थी, ठीक है। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, इसकी इनामी राशि कितनी है? तो इसमें दिया जाता है बेटा 25 लाख की राशि है, इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसकी स्थापना हुई थी 1991 को, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये बताना है किस क्षेत्र में, किसमें उपलब्धियों के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। मतलब ये पुलित्जर पुरस्कार है, आपको पता होगा, ये अमेरिका में दिया जाता है और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा होगा अमेरिका में समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रिका, साहित्य और संगीत की रचना के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? तो भारत में ये जो तुगलक वंश है, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है। दिल्ली सल्तनत में इसमें 5 राजवंशों ने शासन किया। पहले तो था गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश, इसके बाद तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था बेटा? तुगलक वंश के बाद आया था सैयद वंश
और एक था लोधी वंश, यहाँ लिखे दे रहे हैं लोधी वंश। ये 5 राजवंश थे और इनके संस्थापक पूछे जाते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये था गुलाम वंश का संस्थापक। खिलजी वंश का जलाउद्दीन खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक बेटा कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक था बेटा गियासुद्दीन तुगलक, जो कि हमारे प्रश्न ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब। सैयद वंश का संस्थापक कौन था बेटा? सैयद वंश की अगर बात करें तो इसका संस्थापक कौन था? अभी पैट की परीक्षा में ये पूछा गया है। इसका संस्थापक था बेटा खिज्र खां। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी, ये था। ठीक है, आगे चलते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताना है गांधी सागर जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तवा, नर्मदा, चंबल या महानदी? तो गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर बना है और ये एमपी में है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर है? एमपी में। बाकी चंबल नदी पर 2 और डैम बनाए गए हैं, जो गांधी सागर है वो उसका नाम है राणा प्रताप सागर। एक तो ये है और दूसरा है जिसको हम कहते हैं जवाहर सागर। ये 2 डैम और बनाए गए हैं। कहाँ पे? चंबल नदी पर। जो दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों पड़ते हैं राजस्थान में। ये बहुत पूछे जाते हैं। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, तीनों डैम चंबल नदी पर हैं। गांधी सागर है मध्य प्रदेश में, बाकी ये 2 डैम कहाँ हैं? राजस्थान में। आगे चलते हैं। बवंडर क्या होता है बताना है आपको। बवंडर तूफान का छोटा भाग, छोटा या छोटी चीज मान लो। जो तूफान होता है ना, उसका छोटा जो रूप होता है उसको बवंडर कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा खेतों में इस तरीके से कीप नुमा जो कीप होती है ना, इस कीप नुमा आंधी का एक बवंडर टाइप का जो होता है। आप गांव देहात में आपने अगर बुंदेलखंड से होंगे तो आप उन्हें सुना होगा, जिसको हम लांगूट बोलते हैं। ठीक है, उसको बवंडर कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा प्रश्न का? कीपनुमा बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? एक निश्चित वस्तु की कीमत व उसकी मांग, रोजगार की दर, कर योग, आय लोच या आय का विवरण। तो बेटा जो लॉरेंस वक्र है ना, ये किसी भी देश की आय के विवरण को नापने के लिए सहायक होती है। इसमें आय की असमानता को नापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आय विवरण। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किस प्राचीन साम्राज्य में जो महिलाएं थीं वो कुश्ती में भाग लेती थीं? बहमनी साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में, या इनमें से कोई नहीं? तो महिलाएं कुश्ती में भाग किस साम्राज्य में लेती थी बेटा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति काफी सम्मानजनक थी। ये महिलाएं कुश्ती के साथ साथ ये और भी जो प्रतियोगिताएं होती थी उसमें भाग लेती थी। शिक्षा में बढ़ चढ़ के ये भाग लेती थी। इसके अलावा यहाँ पे सती प्रथा, इसका मतलब सती प्रथा को नहीं देखा गया है। बाकी यहाँ पे जो सती हो भी जाती थी तो उसको पुनर्विवाह, सती जो होती थी, जो विधवा होती थी, उनके पुनर्विवाह की भी बात कही गई है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। अगला प्रश्न बताना है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण ये किस अनुच्छेद में है बेटा? ये है अनुच्छेद 29। किसमें है? अनुच्छेद 29 में। तो देखते हैं किसके अंतर्गत आता है। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ये तो है अनुच्छेद 21 फर्स्ट में, 21A।
शिक्षा का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद क्या है? 23-24। अनुच्छेद 23 और 24 ये है, ठीक है। बाकी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 32, या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, ये अनुच्छेद आता है बेटा 29 और 30। तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा हमारा अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण या अल्पसंख्यक के हितों का अधिकार, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, नेपथीन की गोलियां समय के साथ किस कारण गायब हो जाती हैं? तो जो नेपथीन आपने देखा होगा, नेपथीन की गोलियां होती हैं, और इसके अलावा इसका उदाहरण एक कपूर और नेपथीन, ये सीधा क्या होता है, इसमें ठोस से सीधा गैस में बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? ठोस से गैस में बदल जाते हैं। और जो ठोस से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। बाकी वाष्पन में क्या होता है? वाष्पन में क्या होता है बेटा? ये द्रव्य से क्या होता है? गैस में बदलता है। द्रव्य से गैस में बदलता है। आसवन क्या होता है? ये गैस से द्रव्य बनाया जाता है, गैस से द्रव्य में बदलता है। ये भी ध्यान रखिएगा। क्रिस्टलीकरण, ये शुद्धिकरण का, क्रिस्टलीकरण क्या है? ये है शुद्धिकरण का नियम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेपथीन की गोलियां, बताना है नेपथीन की गोलियां समय के साथ किस कारण गायब हो जाती हैं। नेपथीन की गोलियां जो होती हैं वो समय के साथ गायब हो जाती हैं। इसको किस वजह से हो जाती हैं? वाष्पन के कारण, आसवन के कारण, या फिर ऊर्ध्वपातन के कारण, या क्रिस्टलीकरण के कारण। तो नेपथीन की गोलियां बेटा ऊर्ध्वपातन के कारण गायब हो जाती हैं। नेपथीन सीधा ठोस होती हैं, ये सीधी गोलियां ठोस से सीधी बदल जाती हैं गैस में। ठोस से बदलती हैं बेटा गैस में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका उदाहरण कपूर भी है। कपूर भी ठोस से गैस में बदलता है, किसके कारण? ऊर्ध्वपातन के कारण। ये प्रश्न भी कई बार बनता है। वाष्पन में क्या होता है? वाष्पन में जो द्रव्य होता है, द्रव्य पदार्थ सीधा गैस में बदल जाता है वाष्प होकर, ठीक है। आसवन में होता है कि जो द्रव्य होता है, जो आसवन में गैस जो होता है, गैस पदार्थ द्रव्य में बदलते हैं, गैस पदार्थ द्रव्य में बदलते हैं। बाकी क्रिस्टलीकरण ये शुद्धिकरण का तरीका है, इसमें ठोस और द्रव्य को अलग अलग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, या सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बेटा सर्पों का अध्ययन कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सर्पेंटोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ये क्या है? ऑर्निथोलॉजी ये पक्षियों का अध्ययन है, या पक्षी विज्ञान कहिए आप अब इसको, पक्षी विज्ञान। हर्पेंटोलॉजी इसमें क्या होता है? इसमें सरीसृप और उभयचर इनका अध्ययन किया जाता है बेटा, इनका अध्ययन किया जाता है। इक्तियोलॉजी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके तहत क्या किया जाता है बेटा? इसके तहत मत्स्य विज्ञान या मछलियों का अध्ययन किया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है? चौथा बड़ा महाद्वीप, तो भारत, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं बेटा? कुल 7 हैं। 7 में से सबसे बड़ा कौन सा है बेटा? सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। इसके बाद है अफ्रीका महाद्वीप दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप बेटा। चौथे नंबर पे है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये चौथा ही पूछा था, हम लोगों को 7 का पता होना चाहिए। चौथे पर ये है, तो 5वीं पर कौन है बेटा? 5वीं पर है अंटार्कटिका, इसको भी ध्यान रखिएगा, ये है 5वीं पर। 6वीं पर है
यूरोप महाद्वीप। छठवें पर कौन है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप, इसको भी ध्यान रखिएगा। और सातवें पर कौन सा है बेटा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 7 महाद्वीप थे। निम्नलिखित में से कौन सी झील, बताना है कि कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। मतलब जो पश्चिमी तट पर है उनमें से एक झील यहाँ पर दी गई है। वूलर झील, ये कहाँ है? ये तो जम्मू कश्मीर में है ना। वूलर झील जम्मू कश्मीर में। अष्टमुडी झील, हाँ ये कहाँ है? ये है बेटा केरल में। और केरल कहाँ है? पश्चिमी तट पर है। पुलिकट झील, ये भी पूर्वी तट पर है। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है बेटा। आंध्र प्रदेश, ये कहाँ पड़ता है? पूर्वी तट पर। चिल्का झील उड़ीसा में है। उड़ीसा, और उड़ीसा कहाँ है बेटा? ये भी पूर्वी तट पर है। पश्चिमी तट पर स्थित झील सिर्फ कौन सी है? अष्टमुडी झील। अगले लास्ट प्रश्न है ये हमारा, संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? बताना है जो संगमरमर है ये किसका रूपांतरित रूप है? बलुआ पत्थर का, बेसाल्ट का, सेल का, या चूना पत्थर का? तो संगमरमर बेटा ये चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। जब चूना पत्थर कई सालों तक पत्थरों के नीचे दबा रहता है तो अत्यधिक दाब और ताप के कारण चूना पत्थर हस्तांतरित या रूपांतरित हो जाता है संगमरमर में। समझे? ये रहता है। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। चलिए, ये प्रश्न थे आज के हमारे, काफी अच्छे प्रश्न थे और महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, एक एक फैक्ट, एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। नोट जरूर करते चलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।